एमडी कैट में अभी 30 दिन बाकी है और आप अपनी तैयारी के एक ऐसे स्टेज पर हैं कि आपको कुछ चैप्टर्स आते हैं, कुछ चैप्टर्स आपको नहीं आते। आपने रिवीजन भी करनी है और साथ ही साथ आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी है। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को आपने अभी तक टाइम नहीं दिया था, अभी उसको भी टाइम देना है। ये सब चीज़ें इस आखिरी महीने में कैसे बैलेंस करने हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। If you're new here, I am Shayan Hayat Khan, a first year medical student from Khyber Medical College Peshawar। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन आखिरी 30 दिनों को आपने मैक्सिममली कैसे यूटिलाइज़ करना है। इस वीडियो के 2 पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस, रिवीजन को कैसे बैलेंस करना है, आपने इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को कैसे टाइम देना है इस आखिरी महीने में, और इसके अलावा मुश्किल चैप्टर्स जो आपको अभी तक नहीं आते, अभी तक उनकी कॉन्सेप्ट्स आपकी क्लियर नहीं है, उन चैप्टर्स को आपने कैसे टाइम देना है। और वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि कुछ ऐसे टिप्स आपको दूंगा और कुछ ऐसे मिस्टेक्स से आपको आगाह करूंगा जो आपने अवॉइड करने हैं इस आखिरी महीने में, ताकि आप एमडी कैट में अच्छा स्कोर कर पाएँ। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो एंड ब्रेक डाउन एवरी सिंगल थिंग। अच्छा, आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस, रिवीजन, मुश्किल चैप्टर्स को टाइम देना, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को टाइम देना, इन सब चीज़ों को आपने कैसे बैलेंस करना है। तो मेरा जो आखिरी महीने में वीकली रूटीन था वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरे दिन का जो पहला पार्ट था, एवरी सिंगल डे, वेदर दैट वाज मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, फ्रॉम द टाइम आई वोक अप टू द टाइम आई ईट ब्रेकफास्ट, ये टाइम मेरे रिवीजन का होता था। इस टाइम में मेरी कोशिश होती कि मैं एक पूरे सब्जेक्ट को मैं रिवाइज़ कर पाऊँ। मैं तो सुबह तकरीबन 4 बजे उठता था। 4 बजे उठने के बाद नमाज, तिलावत और थोड़ी सी वर्जिश करने के बाद मैं डायरेक्टली स्टडी करने बैठ जाता और नाश्ते के वक्त तक, नाश्ता मैं तकरीबन 8, साढ़े 8 या 9 बजे करता था। तो इन 3-4 घंटों में मेरी कोशिश होती कि मैं एक पूरी किताब को मैं रिवाइज़ करूं। लेट्स से वेंसडे का दिन है अकॉर्डिंग टू दिस वीकली रूटीन, तो मेरी ये कोशिश होती कि मैं पूरा जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की जो किताब है मैं इसको रिवाइज़ कर पाऊँ। एंड डेफिनेटली यहाँ पर मेरी कोशिश होती कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो हाई यील्ड पॉइंट्स है उन्हें मैं रिवाइज़ करूँ, एज़ कम्पेयर टू गोइंग डीपली इनटू एवरी सिंगल वर्ड कि इसका क्या मतलब है, यहाँ पर ये कॉमा क्यों है, यहाँ पर ये फुल स्टॉप क्यों है। इन चीज़ों को मैं इतनी डिटेल में मैं नहीं जाता था, बल्कि जो हाई यील्ड पॉइंट्स होते थे हर एक चैप्टर के, जो बार बार संडे टेस्ट्स में, पास्ट पेपर्स में उनसे एमसीक्यूज़ आए थे, उन पॉइंट्स के ऊपर मैं जाता था ताकि इनकी मेरी ज़्यादा रिपीटिशन हो, मेरी ज़्यादा रिवीजन हो, ताकि कम से कम इनसे जब एमसीक्यूज़ पे एमडी कैट में आए तो मुझसे इनमें कोई गलती ना हो। इसके बाद नाश्ता खाने के बाद ज़ोहर की नमाज़ तक मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करता था। और यहाँ पर एमसीक्यू प्रैक्टिस वाला ब्लॉक रखने का फ़ायदा ये था कि लेट्स से संडे का दिन है तो डेफिनेटली संडे के दिन मैं ग्रैंड टेस्ट्स देने जाता था। आखिरी महीने में मुख्तलिफ़ एकेडमीज़ के ग्रैंड टेस्ट्स होते थे। तो संडे के दिन अगर आप या अपने एकेडमी, स्टेप एकेडमी में मैं था, तो वहाँ पर हर रोज़ एक एफएलपी होती थी, लेकिन मैं एकेडमी हर रोज़ नहीं जाता था। मे बी हफ्ते में एक बार चला जाता या बिल्कुल ही नहीं जाता। तो यहाँ पर एमसीक्यू का ये ब्लॉक रखने का फ़ायदा ये था कि नॉर्मली यहाँ पर टेस्ट की टाइमिंग यही होती है, एमडी कैट की टाइमिंग भी टेस्ट की यही होती है। तो जब आप अपने आप को इस बात का आदी बनाएंगे कि आप 9 बजे के बाद ज़ोहर की नमाज़ तक प्रैक्टिस करें, तो एमडी कैट के दिन भी आपने इसी टाइम जोन में, इसी टाइम पीरियड में आपने एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे एमडी कैट के। तो इसके साथ बंदा एक किस्म अडेप्ट हो जाता है, आदी हो जाता है। अब इस टाइम में मैं कौन से एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करता था? सो मैं उस सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करता था जिसको मैंने सुबह रिवाइज़ किया था। लेट्स से फिर वही एग्जांपल, वेंसडे के दिन है, मैंने फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री रिवाइज़ की है सुबह, तो मैं फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री के जो एमसीक्यूज़ हैं, ख़ासकर मोइन पब्लिकेशंस के, मैं वो रिवाइज़ करूँगा। एंड सेकेंडली कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे आपके लिए और मेरे लिए भी थे जिनके एमसीक्यू सॉल्व करना मेरे लिए मुश्किल थे। तो मैं ख़ासकर उन चैप्टर्स की एमसीक्यू प्रैक्टिस पर फोकस करता, क्योंकि जो चैप्टर्स आपको पहले से आते हैं, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उनके लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस इतनी ज़रूरी नहीं होती, बल्कि जो हार्ड चैप्टर्स हैं जिनमें आपसे बार बार मिस्टेक्स होती हैं, उनकी एमसीक्यू प्रैक्टिस पर आप जोर दें। तो इस टाइम पीरियड में मैं ख़ासकर उन चैप्टर्स की एमसीक्यू प्रैक्टिस पर कोशिश करता था।
ज़ोहर की बाद नमाज़ पढ़ने के बाद आई वुड टेक ए शॉर्ट नैप एंड डायरेक्टली उठने के बाद मैं थोड़ा सा कुछ खा लेता और फिर मैं पढ़ने बैठ जाता था। अब फ़िज़िक्स मैं तकरीबन हर रोज़ ज़ोहर के बाद ज़ोहर की उठने के बाद ज़ोहर की नैप लेने के बाद असर का जो टाइम था ये मैंने फ़िज़िक्स को डेडिकेट किया था। और उसकी वजह ये थी कि सेकंड ईयर फ़िज़िक्स में और फर्स्ट ईयर में वेव्स वाला जो चैप्टर था वो मेरे लिए मुश्किल थे। मुश्किल इन द सेंस ये थे कि 100% मैं इन पर कॉन्फिडेंट नहीं था। MCQs में इनकी सॉल्व कर पाता था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे कि मेरे ख़्याल से आई वॉज़ वीक इन देम, तो मैंने फ़िज़िक्स को डेली टाइम डेडिकेट किया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि कुछ चैप्टर्स आपके लिए ऐसे होंगे जो आपको 100% नहीं आते होंगे, तो ये टाइम उन चैप्टर्स को देने के लिए है कि आप रोज़ाना उन्हीं चैप्टर्स पर फोकस करें, उन्हें 1 मरतबा पढ़े, 2 मरतबा पढ़े, 3 मरतबा पढ़े, 10 मरतबा पढ़े, जितनी मरतबा आप उन्हें रिवाइज़ कर पाए। इस टाइम में खाली उनकी आपने रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, जो भी आप करते हैं, लेक्चर आपने देखने हैं, जो भी आप करते हैं वो अपने इस टाइम पीरियड में करना है। उसके बाद असर से लेकर मगरिब के बाद, असर की नमाज़ से आने के बाद मैं 5-10 मिनट का ब्रेक ले लेता, यानी थोड़ी बहुत वर्जिश कर लेता, और फिर मगरिब की नमाज़ तक मैं एक तीसरे सब्जेक्ट को पढ़ता और उसके वो तीसरे सब्जेक्ट के मैं एक ऐसे चैप्टर को चूज़ करता जो मेरे लिए सबसे मुश्किल हो। यहाँ पर आपने उस चैप्टर पर फोकस करना है, द चैप्टर दैट यू वुड बी मोस्ट वरीड अबाउट इफ़ टुमारो वाज योर एग्ज़ाम। तो इससे ये होगा कि आपकी जो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं ये आपके इसी टाइम जोन में उनकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। और जब आप सुबह रिवीजन करेंगे, सुबह का जो टाइम था रिवीजन, उनमें मैं जनरल रिवीजन करता था, मैं डिफ़िकल्ट चैप्टर्स पर इतना ख़ास फोकस नहीं करता था। फोकस करने का टाइम ये है, उन ख़ास चैप्टर्स को स्पेसिफ़ाई करना, उनमें जूम इन करना, उनका ये टाइम था ज़ोहर के बाद जो फ़िज़िक्स के लिए, और मगरिब से असर से लेकर इशात, असर से लेकर मगरिब तक कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए, और फिर मगरिब से लेकर इशा तक मैं एक चौथे सब्जेक्ट को उठा लेता। यूजुअली दैट वुड बी इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। या इस टाइम टेबल को अगर आप देखें तो इस पर मैंने मुख्तलिफ़ टाइम्स में बफ़र भी लिखा है। तो बफ़र यानी जो मेरा दिल करे उस वक्त, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे उस वक्त, तो उस चैप्टर को, उस सब्जेक्ट को मैं उठाऊँगा। सो दिस वाज माई वीकली रूटीन फॉर दी लास्ट मंथ ऑफ दी MD-CAT प्रिपरेशन। तो इसका फ़ायदा ये था कि आई वॉज़ एबल टू फोकस ऑन माई रिविज़न, कि मैं मल्टीपल मरतबा एक हफ़्ते में मेरी एक रिविज़न हो जाती थी, तो मेरी मल्टीपल रिविजन्स हुई। और इसके अलावा मैंने MCQ प्रैक्टिस भी होती रही। इसके अलावा जो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स थे वो भी मेरे कवर होते गए, एंड इसके अलावा इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को भी मैं टाइम दे सका। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को कैसे टाइम देना है इस आखिरी महीने में, उस पर भी इंशाअल्लाह अगली वीडियो उसी पर होगी। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट एज़ वेल। लेकिन शॉर्टली मैं आपको बताऊं तो इस आखिरी महीने में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ने की, ग्रामर की किताबें पढ़ने की बजाय आप MCQ प्रैक्टिस पर जोर दें और MCQs को समझें। दैट इज़ द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग यू कैन डू फॉर इंग्लिश इन दिस लास्ट मंथ। ऑलराइट, तो ये वो जनरल रूटीन था जो आपने फॉलो करना है इस आखिरी महीने में इफ़ यू वांट टू बैलेंस ऑल दोज थिंग्स। मैंने आपको एक स्पेसिफिक टाइम टेबल इसलिए नहीं दिया कि आपने रोज़ाना ये चैप्टर्स करने हैं, दिन में 2 चैप्टर्स करें, दिन में 3 चैप्टर्स करें, 2 चैप्टर्स रिवाइज़ करें, 2 चैप्टर्स के MCQ प्रैक्टिस करें, क्योंकि आई नो यू विल नॉट बी एबल टू स्टिक टू इट। क्योंकि हर बंदे का की जो सिचुएशन होती है वो मुख्तलिफ होती है। बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक 10-10 मरतबा रिवीजन की होगी, और बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक 1 मरतबा भी रिवीजन नहीं होगी। तो इसलिए मैंने आप लोगों को एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल नहीं दिया कि आप इसको फॉलो करें। तो दो चैप्टर्स आज करें, 2 चैप्टर्स कल करें, 3 चैप्टर्स करें, 4 चैप्टर्स करें, मैंने आपको वो नहीं बताया। मैंने आपको सिर्फ एक जनरल रूटीन दिया, तो आप इसे अपने लिए अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ जनरल टिप्स दूंगा जिसको फॉलो करके यू विल बी एबल टू मैक्सिमाइज योर प्रिपरेशन इन दिस लास्ट मंथ। ऑलराइट, तो जो पहली बात मैं आपसे आज करना चाहता था वो आपकी माइंडसेट के बारे में है कि आपका माइंडसेट इस आखिरी महीने में कैसा होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स दे आर रियली डिप्रेस्ड नाउअडेज़। वो इस सोच में है कि हमारा दाखिला हो जाएगा और ना हो जाएगा, और जब आप उनसे पूछे कि आपके संडे टेस्ट में आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं तो वो कहते हैं 160 170 तक उनके मार्क्स आते हैं,
और फिर भी वो डिप्रेस्ड होते हैं। तो आपकी संडे टेस्ट में मार्क्स जितने भी आ रहे हैं, आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आई एम ऑलरेडी अ डॉक्टर, इस साल मेरा दाखिला MBBS में ज़रूर होना है जो भी हो। MD-CAT का टेस्ट मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि ये डिसाइड हो जाए कि कौन से कॉलेज में मेरा दाखिला मिलेगा। मेरा माइंडसेट हमेशा से MD-CAT की प्रिपरेशन के दौरान पहले ही दिन से यही था कि MBBS तो कंफर्म है, सिर्फ टेस्ट मैं इसलिए दूंगा कि मुझे पता चले कि KMC में दाखिला होगा, AMC में होगा या KIMS में होगा, किधर दाखिला होगा, लेकिन MBBS तो कंफर्म है। तो आपने अपने माइंडसेट को कभी भी यू डोंट हैव टू लोअर इट डाउन। आपने हमेशा विद अ पॉजिटिव माइंडसेट जाना है कि MBBS तो मेरा कंफर्म है। ख़ासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि संडे टेस्ट्स वगैरह में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने कई मरतबा आज तक रिवीजन कर ली है। और ख़ासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो रिपीटर्स हैं, उन्होंने 2-3 साल से रिपीट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके जहन में ये ख्याल आ रहा है कि इस साल हो जाएगा या नहीं, मेरा दाखिला होगा या नहीं। तो ये ख्याल अपने जहन से बिल्कुल निकाले। बस जब भी ये ख्याल आपके जहन में आए कि दाखिला होगा कि नहीं, तो आपने ये कहना है, तेज़ आवाज़ में ये कहना है कि मेरा दाखिला इस साल होगा। और MD-CAT का टेस्ट मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ या दे रही हूँ कि डिसाइड हो जाए कि किस कॉलेज में होगा। द सेकेंड थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट टुडे वाज योर FSE मार्क्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के FSE मार्क्स आ चुके हैं। बहुत सारे बोर्ड्स का FSE का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है, और कुछ स्टूडेंट्स उसकी वजह से परेशान हो गए हैं कि फ़र्स्ट ईयर में तो मेरे मार्क्स अच्छे थे, सेकंड ईयर में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, मैं तो इतने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं तो इतनी मार्क्स एक्सपेक्ट कर रही थी, मेरे में इतने मार्क्स नहीं आए, अब मैं क्या करूं, MD-CAT में अब मेरा दाखिला होगा कि नहीं। तो ये ख़यालात अपने जहन से आप निकालें। अभी आपके साथ सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। पहला ये कि सब कुछ छोड़ लें, MBBS का जो ख्याल है अपने जहन से निकाल लें क्योंकि आपके मार्क्स कम आए हैं। या ऑप्शन 2, आप इस आखिरी महीने में इतनी मेहनत करें कि आपकी FSE के मार्क्स मैटर ही ना करें। और इसकी सबसे जो बड़ी मिसाल है, दैट इज़ द टॉपर ऑफ द KMU MD-CAT 2024। इसके FSE में मार्क्स बहुत ज़्यादा कम थे, 980 समथिंग, अराउंड 980 आउट ऑफ 1100, लेकिन फिर भी उसने MD-CAT के लिए उतनी मेहनत की कि उसने MD-CAT टॉप किया और उसको खैबर मेडिकल कॉलेज में, यानी द बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन खैबर पख्तूनख्वा में उसे दाखिला मिल गया। सो आप अपने जहन से इस बात को निकाल लें कि मेरे मार्क्स जितने भी आए हैं, मैं MD-CAT के लिए इतना मेहनत करूँगा कि मेरे FSE के मार्क्स मैटर नहीं करेंगे। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे मार्क्स भी एक्सपेक्टेड से बहुत ज़्यादा कम आए थे। फ़र्स्ट ईयर में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे, 572 आउट ऑफ 600, तकरीबन इस्लामिया कॉलेज के टॉपर्स में मैं कंसिडर होता था इन फ़र्स्ट ईयर। लेकिन फिर सेकंड ईयर में मेरे मार्क्स अपने दोस्तों की बनिस्बत बहुत ज़्यादा कम आए। मेरे इस्लामिया कॉलेज तकरीबन 1140 तकरीबन इसके लगभग टॉप हुआ था, और मेरे 1111 मार्क्स आए थे। और मेरे जितने भी दोस्त थे उनके 1130 के अराउंड मार्क्स थे, जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा थे। सो मैं भी खफा था, लेकिन फिर उसी दिन मैंने फ़ैसला किया कि नहीं, अब इस आखिरी महीने को मैं इस तरह यूटिलाइज़ करूँगा कि माय FSE मार्क्स वोंट मैटर। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह हुआ। जिनके मार्क्स मुझसे ज़्यादा आए थे FSE में 1130 और 1140, उनके फिर मुझसे MD-CAT में कम आए, और वो उन्हें या तो लोअर मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला मिला या फिर KMC में भी ही उनका दाखिला हुआ उनके आए FSE मार्क्स की वजह से। लेकिन MD-CAT में तकरीबन उन सब के मार्क्स फिर मुझसे कम आए थे। सो आप उस आखिरी महीने को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करें ताकि आपके FSE के मार्क्स मैटर फिर ना करें। अच्छा, जो तीसरी बात मैं आपसे आज करने वाला था वो ये थी कि आपकी जो संडे टेस्ट के जो मार्क्स है दे डोंट मैटर, आपके जो मॉक टेस्ट के जो मार्क्स है दे डोंट मैटर। और उसकी बहुत सी एग्जांपल्स मेरे साथ हैं। मेरा एक दोस्त था जिसकी जो सबसे पहला जो संडे टेस्ट हुआ था, तो उसकी बिल्कुल उसने उसे टॉप किया था, उसे एकेडमी की तरफ से अवार्ड भी मिला था, और फिर MD-CAT में उसका दाखिला नहीं हुआ। इसी तरह मेरा एक दूसरा दोस्त था, उसके हमेशा द सेम मार्क्स एस मी आए थे या आते थे, यानी आगा ख़ान के टेस्ट में हम दोनों के बिल्कुल सेम मार्क्स थे। नम्स का मुझे पता नहीं कि उसने दिया था कि नहीं, लेकिन फिर एग्ज़ाम से पहले, MD-CAT से पहले NG-CON का जो पहला ग्रैंड टेस्ट था उसमें हम दोनों के बिल्कुल सेम मार्क्स थे।
एनजीकॉन का जो दूसरा ग्रैंड टेस्ट था एमडीकैट से एक हफ़्ता पहले, उसमें भी हमारे बिल्कुल सेम मार्क्स थे। और फिर क्यूसीए का जो ग्रैंड टेस्ट था एमडीकैट से 3 दिन पहले, उसमें भी हम दोनों के बिल्कुल सेम मार्क्स आए थे। लेकिन फिर एमडीकैट में उसके 10 मार्क्स मुझसे कम आए और उसे एमबीबीएस में दाखिला ना मिल सका और उसने बीडीएस में दाखिला लिया और आज वो रिपीट कर रहा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट अगर आपके एकेडमी के टेस्ट में, आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, सो दिस इज़ नो रीज़न टू गेट डीमोटिवेटेड बिकॉज दे डोंट डिसाइड कि आपके दाखिला होगा कि नहीं। हमारे साथ केएमसी में ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिनके पिछले साल कभी 150 से अबव मार्क्स नहीं आए आउट ऑफ 200, लेकिन फिर भी आज वो केएमसी में हमारे साथ पढ़ रहे हैं। सो वंस अगेन दे डोंट मैटर। सो अगर आपके आज संडे टेस्ट में मार्क्स कम आए हैं, सो दे वोंट डिसाइड योर फ्यूचर। आप अभी इस आखिरी महीने में मेहनत करें, ज़्यादा रिवीजन करें, ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अपने टाइम को अच्छी तरह यूटिलाइज़ करें ताकि एमडीकैट में आपके मार्क्स अच्छे आए। द फोर्थ एडवाइस दैट आई वांटेड टू गिव यू टुडे वो ये था कि आप तहज्जुद को इस आखिरी महीने में अपना मामूल बनाएं, क्योंकि डेफिनेटली आज मौसम भी चेंज हो चुका है। तकरीबन इफ़ यू वेक अप ऑन 4 तो तकरीबन 4:20 तक यहाँ पर पेशावर में तहज्जुद की नमाज़ आप पढ़ सकते हैं। तो इसे प्लीज़ अपना मामूल बनाएं। इसका फ़ायदा ये होगा कि और तहज्जुद के बाद कोशिश करें कि बिल्कुल सिंसियरली अल्लाह ताला से दुआ करें। ख़ासकर जो रिपीटर्स हैं जिनका दिल बिल्कुल पक चुका है 2-3 साल रिपीट करने से, कोशिश करें कि बिल्कुल सिंसियर दुआ करें, अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाए, रोए और अल्लाह ताला से मांगे। तो इससे ये होगा कि फिर थ्रू आउट द डे जो नेगेटिव ख़यालात हैं वो बनिस्बत कम आएंगे इस कम्पेयर टू कि जब आप तहज्जुद ना पढ़ें। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला से आप दुआ करें कि या अल्लाह ये आखिरी महीना मेरे लिए आसान बना। तो जब आप स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होंगे इस आखिरी महीने में, अल्लाह ताला से आपका ताल्लुक़ स्ट्रॉन्ग होगा, तो फिर इस आखिरी महीने में एक किस्म साबित कदम रहना वो आपके लिए आसान होगा और आपकी जो पढ़ाई है वो आपके लिए आसान होगी। अल्लाह ताला की मदद आपके साथ होगी। इसके साथ साथ उठने के बाद कुरान की तिलावत भी थोड़ी सी करें। वंस अगेन मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ज़्यादा पढ़ें। मैं ख़ुद ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट पढ़ की तिलावत कर लेता, एंड दैट वाज मोर देन इनफ, एंड दैट आई थिंक इज़ मोर देन इनफ। द फिफ्थ थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस टुडे वाज हाउ टू स्पेंड योर फ्री टाइम, योर स्टडी ब्रेक्स, क्योंकि दे मैटर अ लॉट। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये जो नेगेटिव ख़यालात आपके जहन में आते हैं वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि आप अपने फ्री टाइम को, स्टडी ब्रेक्स को आप नेगेटिवली यूटिलाइज़ करते हैं। स्टडी ब्रेक्स में कोशिश करें, पहली बात तो ये है कि आप सोशल मीडिया को बिल्कुल अवॉइड करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक की तो बिल्कुल इसकी तो बात, ये तो बिल्कुल इक्वेशन से बाहर है, इसको तो आपने बिल्कुल ही नहीं खोलना। सेकेंडली, आप ऐसे दोस्तों को अवॉइड करें जो आपको इन ब्रेक्स के दौरान, अपने फ्री टाइम के दौरान आप ऐसे दोस्तों को अवॉइड करें जो आपको मुश्किल MCQs भेजें कि MCQ सॉल्व करो, ये कैसे होगा। वो MCQs उनका ताल्लुक़ सिलेबस से होता है, ना किताब से होता है। उन्होंने ख़ुद भी अपने आप को कंफ्यूज किया होता है और आपको भी कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसे दोस्तों से दूर रहें, ऐसे MCQ से दूर रहें और अपने फ्री टाइम में कोशिश करें कि जब आपको नेगेटिव ख़यालात आते हैं अपने स्टडी ब्रेक्स के दौरान, तो कोशिश करें कि उसे आप किसी चीज़ में यूटिलाइज़ करें। उस फ्री टाइम खाली न बैठे, यानी लेट्स से आपने 50 मिनट पढ़ाई कर ली, अब आप 10 मिनट ब्रेक ले रहे हैं, तो बजाय इसकी कि आप वैसे बैठ जाए और इन ख़यालात में आप लग जाए, आप या तो ज़िक्र करें और या उठ जाए और थोड़ी सी वर्जिश करें, तो ये ख़यालात आपके जहन में नहीं आएंगे। और अगर आप वैसे बैठ गए तो डेफ़िनेटली फिर शैतान की वसवसात आपके जहन में आएंगे, क्योंकि एन आइडल मैन्स माइंड इज़ द डेवल्स वर्कशॉप। तो फिर डेफ़िनेटली आपको ये नेगेटिव ख़यालात आएंगे। तो अपने फ्री टाइम को, अपने ब्रेक्स को आप वाइजली यूटिलाइज़ करें। ऑलराइट, सिक्स्थ टिप आपको ये होगा कि आप अपने डेली रूटीन को चेंज करें अगर आप एक नाइट आउल हैं, क्योंकि एमडीकैट का दिन का जो टेस्ट है वो सुबह के वक्त होना है 8 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो अगर आप नाइट ओवल है और एमडीकैट के दिन तक आप रात ही को पढ़े और फिर सुबह 12 बजे उठे और उसके बाद फिर पढ़ाई करने बैठ जाए, तो डेफ़िनेटली पढ़ाई तो आपकी जाती रहेगी और अच्छी होगी, लेकिन फिर एमडीकैट के दिन
जब आप सुबह जल्दी उठेंगे MD-CAT के टेस्ट के लिए, तब उस दिन आपका दिमाग काम नहीं करेगा क्योंकि आप सुबह जल्दी उठने के आदी नहीं होंगे। तो कोशिश करें कि अपना जो डेली रूटीन है उसे अभी से चेंज करें ताकि MD-CAT के दिन फिर आपको कोई मसला ना हो। ऑलराइट, द 7th पॉइंट दैट आई वांटेड टू डिस्कस टुडे, द 7th टिप दैट आई वांटेड टू गिव यू टुडे, वो ये है कि अपने स्क्रीन टाइम को कम से कम रखें। अपने फ़ोन को नेगेटिवली इस्तेमाल ना करें। ज़्यादा स्क्रीन टाइम, आपका स्क्रीन टाइम कम से कम 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप इस अपनी स्क्रीन टाइम को रिड्यूस कैसे करें? मेरा ख़ुद अपना ये तरीका था कि मैं जब सुबह उठ जाता था तो अपने फ़ोन को बिल्कुल ऑफ़ कर लेता। अगर पढ़ाई के दौरान कोई ऐसा MCQ आ जाता कि मुझे पूछने की ज़रूरत पड़ती अपने किसी उस्ताद से, अपने किसी दोस्त से, तो मैं उस MCQ की पिक्चर ले लेता, लेकिन मैं उन्हें सेंड नहीं करता क्योंकि अगर एक मरतबा मैंने WhatsApp खोल दिया तो फिर डेफिनेटली मेरा टाइम ज़ाया होगा। तो मैं सिर्फ उनकी पिक्चर ले लेता, अपने साथ सेव कर लेता, फिर रात को कहीं मैं WhatsApp को 5-10 मिनट के लिए खोल लेता और जितने भी MCQs मैंने जो है उनकी पिक्चर्स ली थी अपने किसी उस्ताद को या अपने किसी दोस्त को भेज देता कि ज़रा मेरे लिए सॉल्व करो। तो फिर डेफिनेटली फिर कल को भी मैं उन्हें WhatsApp नहीं, सुबह सवेरे WhatsApp नहीं खोलता था, रात को जब मैं WhatsApp खोलता तो मैं जो अगर उन्होंने मुझे जवाब दिया होता तो वेल एंड गुड, मैं आई वुड लर्न दोज MCQs। लेकिन बाकी थ्रू आउट द डे मेरी कोशिश होती कि मैं WhatsApp को इस्तेमाल ना करूं। और बाकी Instagram, TikTok, Facebook, ये तो ऐप्स आपके फ़ोन में बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। इसके अलावा YouTube पर अगर YouTube से अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो द बेस्ट ऑप्शन इज़ टू स्टडी ऑन लैपटॉप में कुछ ऐसे एक्सटेंशंस मिलते हैं and you can find out how to use those extensions by searching it on YouTube right now कि कैसे अपने आप को distraction free you can use the YouTube। एक एक्सटेंशन है उसका नाम है डिस्ट्रैक्शन फ्री YouTube, उसे अपने क्रोम में लगा दीजिए तो फिर आपको ना रिकमेंडेड वीडियोस नज़र आएंगी, ना आपको कमेंट सेक्शन नज़र आएगा, एंड यू विल बी एबल टू स्पेंड, और ना आपको YouTube शॉर्ट्स नज़र आएंगे। तो यू विल बी एबल टू यूज़ योर टाइम ऑन YouTube इफेक्टिवली। सिर्फ आप उसमें जो वीडियो सर्च करेंगे सिर्फ वही वीडियोस आएंगी, बाकी आपको कुछ नहीं देखेगा। तो YouTube पर भी आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। पॉइंट नंबर 8 जो मशवरा मैं आपको देना चाहता था वो ये है कि इस आखिरी महीने में कोशिश करें कि आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ बुक जो मुश्किल किस्म के MCQs है, जो फजूल किस्म के MCQs है, उन्हें बिल्कुल अवॉइड करें। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो MD-CAT के जो आखिरी हफ़्ता था उसमें मैंने बिल्कुल अपना WhatsApp डिलीट कर लिया था। और उसकी वजह ये थी कि मेरा एक दोस्त था, इज़ अ रियली गुड फ्रेंड, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन उसने आखिरी हफ्ते में ऐसे MCQs भेजना शुरू कर दिए कि उन्हें मैंने पहले कभी देखा नहीं था। तो उन्हें देख कर मैं डीमोटिवेट हो जाता। एंड वो MCQs ऐसे थे कि मुझे पता था कि ये MD-CAT में नहीं आएंगे क्योंकि उनका न बुक के साथ ताल्लुक़ था, न सिलेबस के साथ तो ताल्लुक़ था, लेकिन बुक के साथ उनका बिल्कुल भी ताल्लुक़ नहीं था। बुक में उन्हें कहीं भी मेंशन नहीं किया गया था। तो ऐसे MCQs को कोशिश करें कि आप अवॉइड करें। उन पर टाइम ज़ाया करने से बेहतर ये है कि आप ज़्यादा रिवीजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। दैट विल हेल्प यू मोर एज़ कम्पेयर टू गोइंग आफ्टर दैट सिंगल MCQ एंड वेस्टिंग आवर्स अपॉन आवर्स ऑन दैट। तो कोशिश करें कि ऐसे MCQs को आप अवॉइड करें इस आखिरी महीने में। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 9 है कि 10 है, आई हैव फॉरगॉट द नंबरिंग। लेकिन कौन से इस आखिरी महीने में आपने कौन से MCQ प्रैक्टिस करने हैं? अगर आपने वैसे MCQs प्रैक्टिस नहीं करने तो इस आखिरी महीने में आपने आखिर कौन से MCQ प्रैक्टिस करने हैं? सो द बेस्ट MCQs यू कैन प्रैक्टिस इन दिस लास्ट मंथ। पहले तो पास पेपर्स के MCQs। अगर वंस अगेन अगर आप KP से है, KPK से है, तो यहाँ पर मोइन पब्लिकेशंस की जो पास पेपर वाली किताब है वो आप ले लें अगर आपने अभी तक नहीं ली, और उसकी जो MCQs है उन पर प्रैक्टिस करें। और इसके अलावा आपकी जो बुक की जो एक्सरसाइज की जो MCQs है उन पर आप प्रैक्टिस करें, उन्हें आप सॉल्व करें। क्योंकि अगर आप KMU MD-CAT 2024 का जो पेपर है वो आप उठा लें, उसमें मेजॉरिटी खासकर केमिस्ट्री में जो MCQs आए थे उसमें लाइक 90% ऑफ दी MCQs दे वर फ्रॉम दी एक्सरसाइज। तो जिस बंदे ने आखिरी दिन MD-CAT से एक दिन पहले, 2 दिन पहले एक्सरसाइज देखा था तो डेफिनेटली उसने क्वालिफाई किया ही होगा। तो आप पास पेपर इस आखिरी महीने में अगर आप MCQs प्रैक्टिस करते हैं तो कोशिश करें कि पास पेपर के MCQs सॉल्व करें और आपकी जो बुक की एक्सरसाइज की जो MCQs है आप उन्हें सॉल्व करें। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 10 जो 10th मशवरा मैं आपको इस आखिरी महीने के लिए देना चाहता हूँ वो ये है कि आप अभी से एक
बबल शीट को फिल करने के एक तरीके पर डिसाइड करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि MD CAT से एक हफ़्ता पहले 2 दिन पहले वो यूट्यूब पर कोई वीडियो देख लेते हैं कि MCQ बबल शीट को किस तरह अच्छी से फिल किया जा सकता है, और फिर अपना तरीका छोड़ लेते हैं और MD CAT के दिन उसी तरीके को वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनसे कई MCQs रह जाते हैं। सो अभी से अगर आपने बाद में वो वीडियोस देखनी है, बाद में किसी से मशवरा लेना है कि बबल शीट को कैसे फिल करना है, तो आप अभी से वो मशवरे ले लें और एक तरीके पर डिसाइड करें। जो भी तरीके पर आप डिसाइड करें वो आपके लिए बेहतर है, लेकिन उसे बदलें ना, उसी पर प्रैक्टिस करें, उसी तरीके से आप 5-6 FLP सॉल्व करें, ताकि आपकी उस तरीके पर प्रैक्टिस हो, ताकि MD CAT के दिन फिर आपको कोई मसला ना आए। मेरा अपना ये तरीका था कि सबसे पहले मैं आसान सब्जेक्ट से स्टार्ट कर लेता। जो सब्जेक्ट मेरे लिए सबसे आसान था मैं उससे स्टार्ट करता। बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं, हमें तो मुश्किल सब्जेक्ट से, मुश्किल MCQ से सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि बाद में उन मुश्किल MCQs को सॉल्व करने की हमें एनर्जी नहीं होगी। सो दी आंसर इज़ कि MD CAT में मुश्किल MCQs, न्यूमेरिकल टाइप MCQs जिनमें लंबी लंबी कैलकुलेशंस होती हैं, वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 MCQs ऐसे होंगे जो इंतहाई मुश्किल होंगे। तो अगर आप उन 10-15 MCQs को ज़्यादा टाइम देंगे, उन पर शुरू ही से अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर लेंगे, तो फिर मुमकिन है कि जो बाकी 160 MCQs है जो कि आसान है, वो भी आपसे गलत हो जाए, क्योंकि आपकी जो सारी मेंटल स्टेमिना थी वो उन मुश्किल MCQs पर चली गई। तो मैं सबसे पहले आसान से स्टार्ट कर लेता, ताकि अगर 20 वो मुश्किल MCQs अगर मुझसे वो सारे भी गलत हो जाए, तो कम से कम जो आसान 160 MCQs आए हैं वो तो कम से कम मेरे सारे ठीक हो जाएंगे। और अगर आपके 160 भी आ गए तो बहुत मुमकिन है कि आपको 160 पर भी मेडिकल कॉलेज पर दाखिला मिल जाएगा। तो आउट एडवाइस कि सबसे पहले सबसे आसान सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, फिर उसके बाद सेकेंड आसान, फिर उसके बाद थर्ड आसान, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और तरीका ये होगा कि डेफिनेटली जब मेरे लिए सबसे आसान बायो का था, तो मैं जब बायो से स्टार्ट करता तो डेफिनेटली बायो में कुछ 2-3 MCQs ऐसे होंगे जिन पर मुझे शक होगा कि इनका ये आंसर भी ठीक हो सकता है, ये आंसर भी ठीक हो सकता है। तो उस ऑप्शन को मैं सर्कल करूँगा और देन आई वुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट। दूसरे सब्जेक्ट को मैं क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर लूँगा कि इसका ये आंसर है। फिर मैं बायो की तरफ मैं वापस आ जाता और बायो की मैं बबलिंग स्टार्ट कर लेता, और जो MCQs मैंने सर्कल किए थे कि मुझे पहली मरतबा में नहीं आ रहे थे, तो उनको एक मरतबा फिर सॉल्व करने की कोशिश करता। अगर हो जाते तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होते तो फिर उन पर मैं एक्स्ट्रा टाइम ज़ाया नहीं करता। बायो की बबलिंग हो गई, देन आई वुड मूव ऑन टू दी थर्ड सब्जेक्ट केमिस्ट्री की मैं आउट गो एंड सॉल्व इट आउट। उसमें भी कुछ MCQs ऐसे होंगे कि मुझे नहीं आते होंगे, उन पर मेरा शक होगा, तो उन्हें मैं सर्कल करूँगा। फिर मैं दोबारा बायो पर आ जाऊँगा। बायो की एक मरतबा फिर उन जो मुश्किल MCQs थे उन्हें मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जितने हो गए उस थर्ड अटैम्प्ट पे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होते आउट मूव ऑन टू फिज़िक्स अगेन। तो फिज़िक्स की मैं बबलिंग कर लेता। जो मुश्किल MCQs मैंने पहली मरतबा में मैं सर्कल किए थे उन्हें दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर हो गए वेल एंड गुड, अगर नहीं हुए तो आउट मूव ऑन। मेरे ख्याल से मैंने अपने जहन में एक स्केच सा बनाया था, शायद मैं आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर लूँगा। ऑलराइट, दी 11th टिप दैट आई वांटेड टू गिव यू टुडे वो ये है कि आप अभी से टाइम मैनेजमेंट पर प्रैक्टिस करें। अभी से जब आप FLP सॉल्व करें, आप ग्रैंड टेस्ट सॉल्व करें, तो अपनी टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट। मैंने बहुत सारे ऐसे काबिल स्टूडेंट्स को देखा है जो कि टाइम मैनेजमेंट के साथ की वजह से रह गए। उन्हें सारे MCQs आते थे, लेकिन MD CAT में टाइम मैनेजमेंट की वजह से उनसे वो रह गए, और कुछ स्टूडेंट्स की वजह से इस वजह से भी रह गए कि MD CAT के दिन उनके दिल में एक खौफ था, एक डर था कि कहीं मैं रह न जाऊँ, तो उस वजह से उनसे मिस टाइम मैनेजमेंट हुई। और मिस टाइम मैनेजमेंट की वजह से एक दोस्त के साथ तो ऐसा भी हुआ था कि उसके हाथ बिल्कुल पानी पी रहा था, तो उसके बाद सारा पानी क्वेश्चन पेपर पर गिर गया। एंड डेफिनेटली जब आपका सारा क्वेश्चन पेपर गीला होगा तो डेफिनेटली फिर आप MCQ सॉल्व कैसे करेंगे। सो डेफिनेटली कोशिश करें कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाए एग्ज़ाम डे, और अभी से टाइम मैनेजमेंट पर कोशिश करें ताकि MD CAT के दिन फिर आपको ये मसला ना आए। ऑलराइट, दी 13 मशवरा जो मैं आज आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि अभी से आप अपने लिए जो प्लान बनाएं इस आखिरी महीने का, कोशिश करें कि आप आखिरी हफ्ते के लिए
भी आप एक प्लान बनाएं और जो मुश्किल चैप्टर्स हैं जो आपको अभी तक वो आपको नहीं आते, कुछ चैप्टर्स डेफिनेटली अभी तक ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, तो कोशिश करें कि आखिरी हफ्ते से पहले वो सारे कॉन्सेप्ट्स आप अपने क्लियर कर लें ताकि आखिरी हफ्ते में आप सिर्फ रिवीजन करें। मैंने ख़ुद MCQ प्रैक्टिस की थी आखिरी हफ्ते में, क्योंकि आखिरी हफ्ते में भी 1-2 चैप्टर्स पर मैं फुली कॉन्फिडेंट नहीं था। लेकिन फॉर यू आई वुड रेकमेंड कि आप आखिरी हफ्ते से पहले ही ये सब कुछ क्लियर कर ले ताकि आखिरी हफ्ते में आप सिर्फ रिवीजन कर पाए एंड यू आर एबल टू स्कोर वेल इन दी MD-CAT। द फाइनल टिप दैट आई वांट टू गिव यू टुडे वो ये है कि इस आखिरी महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। जितनी ज़्यादा मरतबा आप इस आखिरी महीने में रिवीजन करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा, उतने ही अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। एंड अगर आपको अभी तक नहीं पता कि इफ़ेक्टिव रिवीजन आपने कैसे करनी है तो यू कैन वॉच माई वीडियो ऑन रिवीजन फ्रॉम दिस प्लेलिस्ट ओवर हियर।